जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, कल हमने जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का एक आगाज किया था, उसमें पहला टॉपिक हमने रखा था पाचन तंत्र, जिसमें 10 प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक का जो पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, उसका आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज दूसरा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हूँ श्वसन तंत्र का। आज भी वैसे ही कुछ ही प्रश्न रखेंगे, लेकिन प्रत्येक ऑप्शन से कितने प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये टॉपिक दे दिया था, आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा पाचन तंत्र की तरह ही। लेकिन पाचन तंत्र में आपने बहुत हल्के में ले लिया था कि इजी प्रश्न आते हैं, हम इजीली कर लेंगे। साथियों, मैं जानबूझ के प्रश्नों को कम रख रहा हूं, लेकिन जितने भी प्रश्न रख रहा हूं, हर प्रश्न के हर ऑप्शन से कोई इतने प्रश्न बन सकते हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कितनी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। प्रश्न 10 जरूर थे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से समझा उनको पता है कि इनसे 40 से 50 प्रश्न भी बनाए जा सकते थे आसानी से, और प्रत्येक प्रश्न को आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते थे। ठीक वैसे ही आज प्रश्न कम रखेंगे, लेकिन उनके प्रत्येक ऑप्शन में आप ये खुद आपको अंदर से जोड़ के रख देगा इस बात को जानने के लिए कि हाँ, मेरी तैयारी क्या सच में इस चीज़ की मैं काबिल हूँ कि 3rd ग्रेड जैसे एग्जाम का लेवल जो आता है, ये मत समझना कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, मीडियम ही लेवल रखने की कोशिश की थी। हाँ, कुछ प्रश्नों के जो एग्जाम का लेवल था उसको 12th लेवल तक ले जाने की कोशिश की। टॉपिक 10 तक की ही है, थोड़ा सा एग्जाम का जो लेवल है हार्डनेस का वो थोड़ा सा 12th लेवल की फिर से कोशिश करेंगे कि आज भी कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ आपको पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश करूं। तो चलिए, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो लास्ट वीडियो जिस प्रकार से पसंद आई, ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, और लास्ट वीडियो की तरह ही इस पर भी आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर अगर आप सभी नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आए तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आप सभी के सामने है कि श्वसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, क्या श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो साथियों देखिए, श्वसन की अगर परिभाषा की बात करें, हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें बताया गया था कि सांस लेना सांस छोड़ना ही श्वसन है। फिर हम जब बड़े हुए तो थोड़ा बताया गया कि ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, उसे हमने श्वसन माना। लेकिन जब बड़ी क्लासों के अंदर अच्छे से हमने इस चीज़ को समझा तो हमें पता चला कि श्वसन की जो रियल डेफिनेशन है वो ये बताती है कि भोजन का ऑक्सीकरण जो होता है। देखिए, आपने पूरा पाचन का टॉपिक कभी भी कहीं से भी पढ़ लेना। पाचन हम करते, खाना क्यों खाया हमने? ऊर्जा के लिए। लेकिन पूरे टॉपिक को पढ़ लेगा ना पाचन में, वहां पर कहीं भी आपको एनर्जी की बात नहीं मिलेगी। एनर्जी का टॉपिक की बात करते हैं तो श्वसन वाला टॉपिक पढ़ना पड़ता है। खाना हमने खाया था, जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया वो लास्ट में कोशिका में अपने ग्लूकोज के रूप में संचित हो गया था या फिर वहां पर रुक गया था। अब वो जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज के साथ हमने जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे क्रिया करेगी। किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब हम कह सकते हैं श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, तो श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा, एक सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर 16 से 18 प्रति मिनट। यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना, प्रति मिनट की बात है यहाँ पे। हाँ, तो प्रत्येक मिनट, 1 मिनट में हम सामान्यतः 16 से 18 बार श्वसन लेते हैं, तो ये अपनी श्वसन दर होती है। हाँ, कई बुकों में आपको 14 से 16 या 12 से 15 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये एक सामान्यतः या लगभग एक एवरेज है। छोटे बच्चे की बात करें तो वो 40 से भी अधिक होती है, क्योंकि लगभग 44 लिखी हुई आती बुकों में। क्योंकि ये डाटा ऑप्शनों पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं आसानी से कि किस आधार पे कौन सा डाटा कब चुनना है। इतना ज़्यादा पास के ऑप्शन आपको नहीं मिलते इसमें। हम अधिक प्रश्न करते समय हाँ हो सकता है अपनी जो श्वसन दर है वो तेज हो जाती है और सोते वक्त अपनी श्वसन दर कम हो जाती है। नेक्स्ट, तीसरे ऑप्शन की बात करें, मनुष्य में अवायु श्वसन भी पाया जाता है। यहाँ पर देखना, ही पाया जाता नहीं है, भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वायवीय श्वसन तो होता ही होता है, जिसमें हम सामान्य पढ़ते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर CO2 जल और 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। इसके अलावा हम जब कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे हम दौड़ लगाने जाते हैं, तो कई बार क्या हुआ है कि अपना टांग में आपका होने का एंठन आ गई, दर्द कर लग जाए टांग अपना। क्यों? क्योंकि आप पग वगैरह में अपना जो एक अम्ल है, कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। उस लैक्टिक अम्ल के कारण अपने शरीर में, अपने मांसपेशियों में एक ऐंठन हो जाती है। कौन से अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। और जो लैक्टिक अम्ल बनता कैसे है? ग्लूकोज का जो पायरुविक अम्ल में बदलता है, और पायरुविक अम्ल से फिर उसको ऑक्सीजन ना मिलती है तो वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है अपनी मांसपेशियों में जाकर। तो याद रखना, अवायवीय श्वसन भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य रूप से वायवीय होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अवायवीय श्वसन भी होता है मनुष्य में। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। देखिए साथियों, ये बात गलत है। मनुष्य में कोशिका द्रव्य में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। संपन्न होती है अपनी कोशिका द्रव्य में ना होकर माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमें कोशिका द्रव्य में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है, जहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। फिर पायरुविक अम्ल से जो क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है पायरुविक अम्ल, और वो फिर आगे जाके क्रेब्स चक्र के दौरान वो अब लास्ट में CO2 जल और ऊर्जा में बदलता है, जहाँ पे जाके पूरा श्वसन कंप्लीट होता है। तो इसलिए याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, कोशिका द्रव्य में कंप्लीट नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा डी। आप में से बता देना कितने लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न है वो आपके सामने है, मनुष्य श्वास के दौरान
कौन सी गैस ग्रहण करता है? इजी सा प्रश्न है, आप सभी मुझे लगता है आसानी से इसका जवाब दे देंगे। मनुष्य श्वास के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करता है? तो बिल्कुल इजीली आपने जवाब दे दिया होगा। अधिकतर लोगों ने, मुझे पता है अभी भी इसका बहुत से लोग जवाब देंगे ऑक्सीजन। साथियों, इसका जवाब ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं और CO2 भी लेते हैं। देखो, अपने नाक में कोई मशीन तो लाग रही, कोई नहीं ऑक्सीजन लगाओगी तो आज यार बाकी से रह जो बारे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना शरीर के अंदर देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है श्वास, ना कि श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि श्वसन में हम ऑक्सीजन यूज लेते हैं। लेकिन श्वास क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें पहला जो एक टॉपिक है या पहला जो चरण है उसे कहते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के भी देखिए बात करते हैं। जो अपना पूरा श्वसन है, श्वसन को हम 3 चरणों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है अपना बाह्य श्वसन, और बाह्य श्वसन जो होता है इसको भी आगे जाकर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है अपना श्वास लेना और एक होता है गैसों का विनिमय। श्वास क्या कहते हैं? सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, यानी निश्वसन और उच्च श्वसन को सम्मिलित रूप से हम श्वास कहते हैं। लेकिन श्वास के दौरान सारी गैसें अंदर जाती है, सारी गैसें बाहर आती है। श्वास में सारी गैसों का ग्रहण करते हैं, सारी गैसें हम छोड़ते हैं। कितने % लेते हैं? वायुमंडल में जो परसेंटेज इनका है, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो 78% है, तो अपने शरीर में 78% ही जाती है श्वास के दौरान। अगर बात करें ऑक्सीजन, तो वायुमंडल में लगभग 21% अगर ऑक्सीजन है तो वो सारी अपने शरीर में जाती है। इसके अलावा बात करें CO2, देखो CO2 से भी अगर बात करें, देखो CO2 का जो परसेंटेज है वो लगभग 0.3 है, आजकल 0.4 लिखा हुआ आता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा सा पॉइंटों में बढ़ गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक होती है ऑर्गन, याद रखना 3 नंबर पर आती है ऑर्गन गैस। ऑर्गन 0.08% अपने वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये सारी गैसें अपने शरीर में जाती है। इनमें से नाइट्रोजन जो है, ऑर्गन है, ये एक्रिय गैसों के रूप में काम करती है, तो इसलिए ये अपने शरीर में कोई काम नहीं करती। बाह्य श्वसन के दौरान हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसमें 78% वापस छोड़ भी देते हैं। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, उनमें से मात्र 16% का तो हम क्या करते हैं, वापस छोड़ देते हैं और 4% का ही यूज कर पाते हैं। ऑक्सीजन हम यूज में ले लेते हैं, आगे जाकर ग्लूकोज वगैरह के तोड़ने में 4%, तो लगभग 16 से 17% उसको बाहर छोड़ देते हैं और बाकी 4-5% उसका यूज ले लेते हैं। CO2 हम लेते तो 0.03% लगभग, और छोड़ते वक्त इसकी मात्रा लगभग 4% हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से जो CO2 बनेगी और साथ में जो हम ले रहे हैं दोनों को मिला के लगभग 4% छोड़ते हैं हम। तो CO2 सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं एक तरीके से अगर बात करें लेने की तुलना में, और वैसे नॉर्मल सभी गैसें हैं। तो याद रखना, श्वास के दौरान सारी गैसें जाती है, सारी गैसें बाहर आती है। श्वसन में ऑक्सीजन का यूज करता है मनुष्य, श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है, लेकिन श्वास के दौरान सारी गैसें ग्रहण करता है और सारी छोड़ता है। याद रखना थोड़ा सा, बाह्य श्वसन इसे ही कहते हैं, या श्वास लेना ब्रीदिंग इसे ही कहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा अंतर है। आई होप आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा, और बाकी मैं आप सभी के कमेंट देखता रहूँगा जो भी होगा, और साथ में कमेंट में जवाब दे दूंगा लाइव सेट के दौरान। तो चलिए साथियों, तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। थोड़ा सा याद रखना, इसमें थोड़ा सा चौथे प्रश्न ऑप्शन में मेरे से गलती हो गई थी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन है, अच्छे से इसको देखिए और इसका जवाब देने की कोशिश करें कि कौन सी एक प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, या तीनों ही प्रोसेस के दौरान नहीं होती है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में बदलना, और दूसरा ऑप्शन है दूध का दही में बदलना, तीसरा है यीस्ट का जो कवक होता है वो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलना, और चौथा है उपरोक्त सभी में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, आपने अच्छे से जवाब दे दिया होगा, थोड़ा इजी बनाया इस प्रश्न को, लेकिन इसके प्रत्येक ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे बतानी थी, इसलिए इस प्रश्न को इंक्लूड किया है। पहला है ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में बदलना, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र भी कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोज का जो एक अणु होता है जिसे हम कहते हैं C6H12O6, ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो पायरुवेट अम्ल के 2 अणु बना लेता है। पायरुवेट अम्ल का सूत्र इसका आधा ही होता है, C3H6O3। और यहाँ तक याद रखना, क्रेब्स चक्कर हो या ग्लाइकोलाइसिस चक्कर हो, दोनों का ही एक कॉमन पाथ है ये, ठीक है। सॉरी, ये ग्लाइकोलाइसिस चक्कर क्या है, वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसन का एक कॉमन पाथ है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। आगे जाकर अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसे हम क्रेब्स चक्कर कह देते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो अपनी मांसपेशियों में तो जो पायरुवेट अम्ल होता है ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और अगर कुछ कवक होते हैं, जैसे यीस्ट एक कवक है, ठीक है, ऐसे कवक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है या पायरुवेट अम्ल जो होता है इसको डायरेक्टली एथिल एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल में बदल देते हैं, जिसे हम शराब कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम किण्वन भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो याद रखना, ऑक्सीजन ना मिलने पर तो एथिल एल्कोहल, ठीक है, और साथ में CO2 बनती है, या फिर लैक्टिक अम्ल अपनी मांसपेशियों में बनता है। और अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर आगे दूसरा चक्र पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्कर, जो अपने शरीर में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है। आगे की प्रोसेस की बात करें, दूसरा है दूध से दही का बनना।
देखिए दूध से दही के बनने में एक बैक्टीरिया भी काम में लिया जाता है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा एक एंजाइम भी होता है, याद रखना, जैसे हम अपनी भाषा में अपना क्या बोलना, दूध ने दही बनाना खातर भी कवन जावन डालना पा, तो जावन से एक याद रखियो जाइमेज, एक एंजाइम होता है जाइमेज जो दूध को दही में बदलने में मदद करता है। और खापा देखो दूध जमाओ तो क्या प्रोसेस हुआ है, दूध है भी थोड़ा सा जावन गिर के आपा भी बंद करके रखा ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आवे, तो ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसलिए याद रखना दूध से दही का बनना, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए और पहले वाले में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में भी। तीसरा है यीस्ट जो कवक होता है, ये बिना ऑक्सीजन यानी ये भी क्या होता है, अवायवीय शोषण का ये एग्जाम्पल है। तीनों ही अवायवीय शोषण के द्वारा क्या करते हैं कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं, तो इसलिए याद रखना इसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीनों ही प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये मैंने कहा था, ये थोड़ा सा ऑप्शन से मेरे से ही मिस्टेक हो गई, तो छोटी मोटी मिस्टेक आप इग्नोर कर दिया करें। इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि छोटी मोटी मिस्टेक को आप जरूर इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, चौथा प्रश्न, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड या 100 ml ब्लड को हम डेसीलीटर भी बोल सकते हैं। तो 14 से 16 ग्राम मात्रा क्या हीमोग्लोबिन की होती है सामान्य व्यक्ति के अंदर। दूसरा है हीमोग्लोबिन में फेरिक यानी Fe+3 यानी ऑक्सीकरण अवस्था +3 धातु पाई जाती है। तीसरा है हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। और चौथा है हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो कितने क्या 4 अणु जुड़ते हैं? Fe+3 अवस्था में होता है, क्या इसका रंग बैंगनी होता है, या ऑप्शन है क्या इसकी मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसको आपको लगता है जो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आप कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो गलत उत्तर है या इसमें से जो गलत है वो ये है, इसका जो गलत है वो है ये दूसरा ऑप्शन जो है बी, ये गलत है, बाकी सभी सही है। साथियों एक सामान्य व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 14 से 16 ग्राम डेसीलीटर बोल सकते हैं। अगर डेसीलीटर की बात करें तो 100 ml ब्लड को हम डेसी से, ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर अपनी अंदर मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की। दूसरा ऑप्शन गलत है, याद रखना फेरिक नहीं होता, हीमोग्लोबिन में फेरस पाया जाता है, Fe+2 अवस्था में होता है, ऑक्सीकरण अवस्था Fe+2 जिसे फेरस कहते हैं, फेरिक नहीं होता। अगर फेरिक है हीमोग्लोबिन में तो उसे हीमोग्लोबिन ना बोलकर मेटा हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता नहीं होती। तो ये एक अलग टॉपिक है, हम कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल से मेटा हीमोग्लोबिन वगैरह क्या है और ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह उनका, तो आपने अगर बड़ी क्लासों में पढ़ा है तो इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा आपको। सिंपल यही बात है, हीमोग्लोबिन में Fe+2 अवस्था में पाया जाता है, अपना आयरन होता है। Fe+3 अवस्था में होता है तो उसे मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो अलग टॉपिक है जिसमें ऑक्सीकरण के परिवहन की क्षमता नहीं होती है। तीसरा है हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, लाल नहीं होता है। ऑक्सीजन के साथ संपर्क करने के बाद जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है उसका रंग गहरा लाल होता है। याद रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोगों को लगता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लाल रंग देता है, उसका खुद का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु संपर्क में आते हैं, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के एक अणु के अंदर फेरस के 4 अणु होते हैं, एक तरीके से 4 इसके पाए जाते, 4 फेरस के आयन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके 4 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा याद रखना। हीमोग्लोबिन से संबंधित जो भी कथन है वो सारे के सारे इनमें से कौन सा गलत है? Fe+3 अवस्था नहीं पाई जाती है। 5वां प्रश्न आप सभी के सामने है, श्वसन के अंदर जो श्वसन को नियंत्रित करता है कहां स्थित होता है? देखिए ये टॉपिक वैसे श्वसन का भी है और अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र उससे संबंधित भी है, तो यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में जो एक साथ 2-3 टॉपिकों को एक साथ समाहित करते हैं, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा देखने की कोशिश करें। साथियों बात करते हैं कि जो श्वसन केंद्र है वो कहाँ होता है। तो पहले बात करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा, जो पश्च मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अगर, मध्य और पश्च। अगर में हम बात करते हैं सेरेब्रम की, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य के अंदर कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिन नाम के 4 पिंड होते हैं, ऊपर के 2 देखने के, नीचे के 2 सुनने के, और लास्ट जो होता है पश्च मस्तिष्क जिसमें सेरेबेलम, ठीक है, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा पाया जाता है। याद रखना श्वसन के केंद्र जो होते हैं वो मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं, इन्हें श्वसन केंद्र भी कहते हैं। हालांकि डिटेल से अगर बात करें तो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के श्वसन केंद्र होते हैं, 2 मेडुला ओब्लोंगेटा से कंट्रोल होते हैं और 1 पोन्स से। इसका 2 पार्ट होते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा की भी अगर डिटेल से बात करें जो श्वसन केंद्र के रूप में है, एक डोर्सल पार्ट है, एक वेंट्रल पार्ट है। डोर्सल पार्ट और एक होता है, बात करते हैं 2 पार्ट होते हैं इसके भी, एक तो ठीक है मेडुला ओब्लोंगेटा की भी 2 भाग होते। अगर श्वसन केंद्रों की बात करें साथियों तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं,
दो तो इसमें अगर मेडुला ओब्लोंगेटा से संबंधित होते हैं, एक पोन्स से संबंधित होता है। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल याद रखना अपना जो श्वसन केंद्र होता है उसको नियंत्रित करता है मस्तिष्क के दो मुख्य जो पार्ट हैं, एक तो पोन्स, ठीक है, और एक होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये दोनों ही पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं और ये श्वसन की जो क्रिया है एक अनिच्छिक क्रिया है। अब आप सोचोगे सर जी सांस में तो सांस बीती देर ले लें, अभी तो छोड़ते हैं, लेकिन देखो नॉर्मल अब जब आप लिख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, इस दौरान आपको सोच समझ के साथ सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सांस लेना एक अनिच्छिक क्रिया है। अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ओब्लोंगेटा करता है और पोन्स इसकी सहायता करता है सांस में श्वसन के अंदर में। खास करके उच्च श्वसन पोन्स से कंट्रोल होता है और नी श्वसन जो होता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के डोर्सल पार्ट से कंट्रोल होता है। और जो इसका वेंट्रल पार्ट होता है उससे जो हम परिश्रम करते हैं या जहां पर ज्यादा आवश्यकता होती है, सांस अधिकतर ज्यादा लेते हैं ज्यादा छोड़ते हैं, तब उसका वेंट्रल पार्ट काम में आता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो मस्तिष्क का ये एक पार्ट है जहां से खास करके एक पर्सन बहुत बार आता है, ताप का नियंत्रण कौन करता है? ताप, भूख, प्यास, काम, क्रोध, निंद्रा, ये जितने भी इमोशंस होते हैं, आपका कहना मेरो हृदय दिल धड़कर, ये फीलिंग्स की बात करते हैं, ये मेन अपना कंट्रोल हृदय का नहीं होता है। हृदय का काम सिर्फ पंप करना है, वो एक मशीन है, अपने घर में जैसे मोटर लग रही है वैसे। फीलिंग से संबंधित अपने शरीर में जो ऑर्गन है वो है हाइपोथैलेमस। ये पार्ट कंट्रोल करता है अपनी संवेगों को। अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरेबेलम, ये शरीर की अच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, शरीर का नियंत्रण करने का काम करता है। शराबी व्यक्ति लड़खड़ा के चलता है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसका अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है शराब पीने पर। परमस्तिष्क की बात करें तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम जो पार्ट है ये सबसे बड़ा भाग है जहां पर सोचने, विचारना, बुद्धि, एनालाइज, ठीक है, जितनी भी चीजें आपका ज्ञान का केंद्र, आपकी यादाश्त है, इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है, ये सभी के सभी पार्ट परमस्तिष्क के भाग हैं, जो हम मस्तिष्क के टॉपिक में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका सही आंसर मेडुला ओब्लोंगेटा होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, छठा पर्सन। मनुष्य में CO2 का परिवहन होता है। साथियों थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपने टॉपिक पहले पढ़ा है। इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप अपनी परख कर रहे हैं कि मुझे कितना आता है, और साथ ही साथ आप कुछ नया सीखने के मकसद से यहाँ पर आए हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं स्पीड से बता रहा हूँ। आप आराम से इस वीडियो को देखोगे तो प्रत्येक मेरे द्वारा कही गई बात में कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और चलिए बात करता हूँ छठा प्रश्न, मनुष्य में CO2 का परिवहन होता है। तो साथियों किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ होता है, या प्लाज्मा में घुलकर होता है, या उपरोक्त सभी के साथ होता है। तो साथियों याद रखना, मनुष्य में जो CO2 का परिवहन होता है ना, वो आपने अभी तक जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। बहुत से लोग साथी अगर जिन्होंने पढ़ा है, मुझे लग रहा है वो बहुत से लोग इसमें ए उत्तर भी करेंगे, बाइकार्बोनेट वाला भी, ठीक है ना। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन याद रखना लगभग 70% जो अपनी CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट के रूप में शरीर में परिवहन करती है, ठीक है। उसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है, याद रखना लगभग 23% जो CO2 होती है वो अपने शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ भी परिवहन करती है। और बच गया लगभग 7% जो होता है वो रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें घुलकर CO2 भी परिवहन करती है। परिवहन तीनों के द्वारा करती है। एग्जाम में अगर ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि CO2 का सर्वाधिक परिवहन कौन करता है, तब आंसर होगा बाइकार्बोनेट, फिर उपरोक्त सभी नहीं होगा। प्रश्न अगर ये पूछा जाता है किस किस के साथ होता है, तो यहाँ पर सिंपल प्रश्न है कि CO2 का परिवहन किसके साथ होता है, तो सभी के साथ होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। सबसे ज्यादा किसके साथ होता है और सबसे कम किसके साथ, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ऑक्सीजन का परिवहन लगभग आपकी बात करें 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ परिवहन करती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। लगभग इसका 3 से 5 या 3-4% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा के साथ क्रिया करके पूरे शरीर में परिवहन करता है। ऑक्सीजन का सर्वाधिक परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ, और CO2 का सर्वाधिक परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला जो अपने सामने प्रश्न है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है? तो इसमें आप अच्छे से ऑप्शन को देखना। पहला ऑप्शन है श्वास नली में C आकार के अस्थिल छल्ले पाए जाते हैं, असत्य कथन पहचानना है। दूसरा है फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरी आवरण युक्त झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लूरो मेम्ब्रेन या प्लूरो झिल्ली कहते हैं। यह बात सत्य है या असत्य, आप देखना। दाएं फेफड़े में 3 और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है। और लास्ट ऑप्शन है गैसों का विनिमय वायु कुपिकाओं के थ्रू होता है। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपको लगता है असत्य कथन है और बाकी सारे सत्य हैं? तो आप इनमें से पहचान कीजिए, अच्छे से समझिए। पहला ऑप्शन था आपके सामने, श्वास नली में C आकार के अस्थिल छल्ले पाए जाते हैं। तो इस पर चलिए बात कर लेता है। आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपने जवाब भी दे दिया होगा। देखिए साथियों, ये जो पहला ऑप्शन है यही गलत है। अब इसमें आधी लाइन सही है, लेकिन एक बात इसमें जस्ट गलत लिखी हुई है, वो है अस्थिल छल्ले। अस्थि का मतलब होता है हड्डियां। अपनी जो सांस नली है, ये ट्रेकिया जो है,
इसमें यदि अस्थिर छल्ले होते, हड्डियों के बने हुए अगर छल्ले होते, मान लीजिए सी आकार के हड्डियों से बने, हम ज़्यादा सांस लेते तो ये छल्ले फ्लेक्सिबल नहीं होते, ना ही कम सांस लेते तो मान लीजिए चिपकने से तो बचा लेते, लेकिन ज़्यादा सांस लेने पर ये हड्डियाँ थी, ये फ्लेक्सिबल ना होने का ज़्यादा सांस नहीं ले पाते हम, दौड़ने वगैरह में इनमें सांस की ज़्यादा जरूरत होती है। सी आकार के जो छल्ले होते हैं वो बने होते हैं उपास्थ्यों के, कार्टिलेज के, ना कि बोन के। उपास्थि होने से क्या फायदा है, ज्यादा सांस लेंगे तो फ्लेक्सिबल थोड़े खुल जाएंगे, कम सांस लेने पर इसको चिपकाने से भी रोकेंगे। ये ओ आकार के भी नहीं होते, सी के होते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। उपास्थि जैसे नाक की ऊपर की हड्डी है, कान वाली हड्डी, इन्हें उपास्थियां कहते हैं हम, कार्टिलेज। तो अस्थि के नहीं बने होते, उपास्थि के बने होते सी आकार के छल्ले। ठीक है, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका, यहां से लेकर लगभग यहां तक अपनी जो श्वास नली है, ठीक है, भोजन नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये यहां तक ही होती है। फिर आगे जाके देखो ट्रेकिया, फिर आगे जाके दो भागों में बांट जाती है जिन्हें ब्रोंकिस कहते हैं। ठीक है ना, अपनी कहते हैं श्वास निकाय, श्वास निकाय दाएं और बाएं में बढ़ जाती है, फिर आगे जाके इन्हें आगे और भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक, आगे चलिए बात करते हैं। फेफड़ों के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त प्लूरो आवरण पाया जाता है। बिल्कुल सही है, फेफड़े का जो आकार अगर आपने देखा होगा इस प्रकार से, तो फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक आवरण है जिसे प्लूरो झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्लूरो नाम कहीं भी आए तो बात फेफड़ों की हो रही कहीं ना कहीं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें, ये हो गया दाएं फेफड़े में 3 व बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। साथियों मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कभी भी आप कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ लीजिए, कहीं भी नेट पे डायग्राम देख लीजिए, कभी भी हम कोई भी डायग्राम की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जिस प्रकार से हम टाइप कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा, जैसे अगर मैं बात करूं मेरा डायग्राम अगर मैं आपको बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करूं, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा राइट पार्ट है। अगर मान लीजिए यहां पर 2 फेफड़े अगर बना रहा हूं इस प्रकार से, तो इसमें से आप अधिकतर स्टूडेंट है वो इस साइड को राइट और इस साइड को लेफ्ट बोलेंगे। लेकिन साथियों याद रखना, अपना अगर ये पार्ट इस प्रकार से दिखाया जाए तो ये पार्ट जो है इसमें थोड़ा सा याद रखना, ये हमारा राइट और ये लेफ्ट नहीं होगा। अपना जो राइट और लेफ्ट एक्चुअल में जो है वो इस प्रकार से होगा कि अगर इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट है और ये मेरा राइट पार्ट है। हमेशा याद रखना, आप कभी भी डायग्राम बनाते हो तो इस साइड जैसे अमाशय बनाते हो, इस साइड ही हृदय होता है अपना, तो ये सारी चीज याद रखना। लेफ्ट साइड में हृदय होने के कारण इस साइड में 2 पालियां होती है और इस साइड में इस प्रकार से 3 पालियां होती हैं। तो याद रखना, अपना जो राइट वाला है, दायां फेफड़ा है, दाएं फेफड़े में तो 3 होती है और बाएं में 2 होती है। हमें अगर सही स्थिति नहीं पता है अपने अंगों की तो बहुत बार गलतियां यहीं पर भी हो जाती है। हम दाएं बाएं रट लेंगे जरूर, लेकिन हमें स्थिति नहीं पता है। अमाशय की डायरेक्ट स्थिति पूछ ले, यकृत की आपको स्थिति पूछ ले, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ों में। तो याद रखना, हम कभी भी कोई भी डायग्राम की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल में क्या बताते हैं, अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये अगर मेरा अगर डायग्राम आपको बता रहा हूं तो एज इट इज ऐसा बताना पड़ेगा। अगर मैं टाइप ऐसे कर रहा हूं इस चीज़ को, तो याद रखना मैं टाइप करते समय इस साइड राइट लिख रहा हूं, जबकि वो मेरा लेफ्ट पार्ट होता है। तो याद रखना, हम लिख रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, हम डायग्राम को एज इट इज है वैसे के वैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट पार्ट है तो इसलिए हम इसको इस साइड लिखेंगे, क्योंकि पार्श्व उल्टा होता है जो भी चीज़ें इसमें दिखा रहे हैं वो डायग्राम में। नेक्स्ट बात करते हैं, गैसों का विनिमय वायु कुपिकाओं में होता है। बिल्कुल, फेफड़ों के अंदर लगभग 600 से 800 मिलियन, लगभग 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती है। इन वायु कुपिकाओं में क्या होता है, जो भी हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो वायु कुपिकाएं गुब्बारे की आकृति के छोटी सी झिल्ली से युक्त 0.2 mm जितनी पतली होती है। इनमें क्या होता है, ये फूलती है और इनमें सिकुड़ती हैं, जिनसे जो अपना फेफड़ों का आयतन बढ़ता और घटता है। और इन्हीं के द्वारा गैसों का यही एक ऐसा सरफेस है जहां पर जाके गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वायु कुपिकाएं होती हैं, वही मेन हम कह सकते हैं फेफड़ों की इकाई है। ये 600 से 800 मिलियन इनकी संख्या होती है लगभग दोनों फेफड़ों की मिलाकर। नेक्स्ट बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो कौन सा होगा, ये पहला आंसर गलत है, इसका मतलब असत्य कथन कौन सा है, 1 नंबर वाला असत्य कथन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो चलिए 8वें प्रश्न की आज की बात करते हैं साथियों। असत्य कथन की एक बार फिर से पहचान करनी है आपको। निश्वसन के दौरान तनुपट और बाह्य अंतराप्रसुक पेशियों में संकुचन होता है। श्वसन में बात कर रहे थे, सांस जब लेते हैं तो सांस के दौरान जब सांस को अंदर ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं निश्वसन, और छोड़ते हैं उसे कहते हैं उच्च श्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। निश्वसन जब हम करते हैं तो फेफड़ों की डायफ्राम की स्थिति, जो नीचे एक मांसपेशी है डायफ्राम, ठीक है, नीचे की एक मांसपेशी इस प्रकार से रहती है शुरुआत में। डायफ्राम में क्या होता है, क्या उसमें संकुचन, और अंतराप्रसुक पेशियां जो होती है उनमें संकुचन होता है क्या। दूसरा ऑप्शन है उच्च श्वसन की स्थिति में जब सांस छोड़ते हैं तो आयतन कम और वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है अंदर का, ये बात सही है या गलत है। तीसरा है श्वास के दौरान सर्वाधिक ऑक्सीजन जो गैस है वो ग्रहण करते हैं। और चौथा ऑप्शन है गैसों का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। साथियों इस प्रश्न को रखने का मेरा यही मकसद है ताकि चारों बातों में आपको अच्छे से समझा सकूं। एक बात याद रखना, हमेशा फेफड़ों के नीचे जो अपना ये डायफ्राम है इसकी स्थिति शुरुआत में इसी प्रकार से है, सी शेप में।
इसलिए कभी भी इसमें संकुचन होगा तो ये चपटा हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखना, पहले इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे चला जाता है और ये फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। ये प्रश्न आया हुआ है 12th क्लास की में, ऐसा का ऐसा दे रखा है ऑब्जेक्टिव में। ये चपटा हो जाता है संकुचन के समय, ये चपटा हो जाता है टेक डायफ्राम। और साथ ही साथ जो अंतरापरसुक पेशियां है उसमें भी खिंचाव जब होगा तो अपने जो पसलियां है ये बाहर की ओर आ जाएंगी। अपनी जो पसलियां होती है जिन्हें रिब्स कहते हैं, 12 जोड़ी जो पाई जाती है पसलियां, ये बाहर की ओर आ जाएंगी। अब ये चीजें ऊपर आ गई, नीचे से फेफड़े में जगह मिल गई, तो चारों ओर से इसको फेफड़ों को जगह मिल गई। जगह मिलने से क्या होगा, अंदर का आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा, कोई चीज में आयतन ज्यादा हो गया तो उसका वायु दाब कम हो जाएगा। और सांस हम कैसे ले पाते हैं, तो इसमें एक विधि होती है विसरण विधि। जिस प्रकार से इत्र की शीशी को अगर खुला छोड़ दे तो वो ज्यादा से कम की ओर गति करेगी। कोई भी चीज में एक, जैसे हमने पढ़ा है हवाई कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो कोई भी चीज एक विसरण विधि होती है। अगर इसी में एक अर्धपारगम्य झिल्ली हो तो इसे परासरण कह देते हैं। तो याद रखना, हम सांस कैसे ले पाते हैं, क्योंकि जब फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो अंदर का वायुदाब घट जाएगा। तो बाहर की वायुदाब को संतुलित करने के लिए अंदर की ओर प्रवेश करेगी, जिसे हम निःश्वसन कहते हैं। तो याद रखना, पहली बात बिल्कुल सही है कि निःश्वसन की स्थिति में नीचे से डायफ्राम चपटा हो जाएगा, यानी खींचा जाएगा तो चपटा होगा, और अंतरापरसुक पेशिया में भी क्या होता है, संकुचन होता है, दोनों में संकुचन होता है। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है साथियों। उच्च श्वसन की स्थिति में इसका जस्ट अपोजिट होता है। सांस जब छोड़ेंगे तो अंतरापरसुक पेशियां जो है वो वापस शिथिलित होंगी, अपना डायफ्राम भी शिथिलित होगा, तो उसके अंदर का जो गैप है वो कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम होने के कारण अंदर जो गैस है उस पर दाब अधिक लगेगा, दाब अधिक लगने के कारण वो अंदर से कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाती है। इसलिए याद रखना, उच्च श्वसन की स्थिति में क्या होता है, वायुदाब अधिक हो जाता है, आयतन कम हो जाता है। श्वास के दौरान सर्वाधिक ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न पहले भी आया था, तो याद रखना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं करते हैं, सर्वाधिक गैस हम नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं साथियों। 78% नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन तो 21% ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर फिर से देखना, श्वास लिखा हुआ है ना कि श्वसन। इस शब्द में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सांस लेने में और श्वसन में। तो याद रखना, श्वास के दौरान सर्वाधिक ऑक्सीजन का उपयोग नहीं, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते। उपयोग की बात हो तो ऑक्सीजन बोल सकते थे, लेकिन ग्रहण की बात आई तो हम अंदर तो सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर नाइट्रोजन होगा। ये कथन गलत है, ऑक्सीजन उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रहण नहीं करते सबसे ज्यादा। गैसों का विनिमय विसरण विधि से होता है, तो बिल्कुल से विसरण विधि होती है किसी भी चीज का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, ठीक है, ये एक विसरण विधि है। और अगर यही अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरे तो इसे हम प्रासरण विधि कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे अंगूर वगैरह में उनमें आपने 12th क्लास में अगर प्रैक्टिकल किया तो आपको अच्छे से पता होंगे। नेक्स्ट 9वां जो प्रश्न है, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। आई होप आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, और जो बताने का तरीका है काफ़ी अच्छे से मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। जिन्होंने एक बार ये टॉपिक पढ़ा है, अगर वो इन चीज़ों को देख रहा ना, तो उनको सच में ये टॉपिक मात्र 20-25 मिनट के अंदर आपको ने पूरा टॉपिक का एक पोस्टमार्टम कर लिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी, पूरा श्वसन का टॉपिक ही इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर। 9वां जो प्रश्न है, बंद कमरे में इंगट्ठी या कोयला जब हम जलाते हैं, आपने कई बार देखा होगा अखबार वगैरह में न्यूज़ आती है कि बंद कमरे में इंगट्ठी जलाई या कोयला हमने जला लिया, जिसके कारण क्या हुआ, व्यक्ति बेहोश हो गया, उसकी मौत हो गई। इसका कारण क्या है, कोयले जलने पर क्या CO2 गैस बनती है उसके कारण हुआ है, या शरीर वहां पर ऑक्सीजन गैस बढ़ने के कारण हुआ, या नाइट्रोजन गैस बढ़ने के कारण हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ने के कारण हुआ, या तीसरा एक ऐसे ही मजाक के रूप में लिख दिया है कोयले खत्म हो गया तो वैसे बेहोश हो गया कि मेरा कोयला खत्म हो गया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जवाब देने की कोशिश करें, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा, मुझे पता है इसका आंसर आप इजीली कर लेंगे, इसका सही आंसर होगा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण ये सब होता है। साथियों, अपने हीमोग्लोबिन की एक विशेषता है कि ऑक्सीजन के साथ परिवहन नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको अच्छी लगती है, एक तरीके से इसका बंधुता अच्छी होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये बंध बनाने की हिम्मत रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड ये समझ के चलना कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छी लगती है। अगर अपने आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है तो हीमोग्लोबिन उससे क्रिया करेगा और उसका फिर ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा। ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी ना होने के कारण हम बेहोश हो जाएंगे, कंटिन्यू एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर में मौत भी हो सकती है अपनी। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला जलेगा तो C+O2 CO2 बनेगी शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रूम के अंदर एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसे जैसे उपयोग होती जाएगी CO2 बनती जाएगी, तो याद रखना एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी रूम में, फिर ऑक्सीजन क्रिया जो है इसका अर्धदहन होगा, कोयले का अर्धदहन बोलते हैं इसे। जब कार्बन सिंगल जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो एक गैस बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे अर्धदहन कहते हैं। अर्धदहन के द्वारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है ये जहरीली है, क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं होने देगी, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो इसका सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा। लास्ट प्रश्न आज का है आप सभी के सामने 10वां प्रश्न। यहाँ पर कुछ विशेष जीवों के नाम दे रखे हैं या उनकी संग वगैरह दे रखे हैं, और साथ में उनसे संबंधित श्वसन संबंधित कोई से अंग है उनके, आपको बताना है मिलान करके। सबसे पहला आपके सामने है जोंक या केंचुआ जो होता है, इसमें मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, मछलियों में कौन सा होता है,
कीटों में और लास्ट में उभयचर, स्तनधारी और जो एवीज यानी जो पक्षी होते हैं उनमें कौन सा मुख्य श्वसन अंग होता है। तो चलिए साथियों बात कर लेते हैं। याद रखना केंचुए और जोंक जो होता है इनमें मुख्य रूप से जो बाह्य सतह होती है यानी इनकी जो त्वचा होती है उनके द्वारा इनमें क्या पाया जाता है, श्वसन पाया जाता है। मछलियां जो होती है, मछलियों में मुख्य रूप से क्लोम यानी गिल्स पाई जाती है। गलफड़े जिन्हें कहते हैं, क्लोम जो होते हैं, याद रखना इनके द्वारा इनमें मुख्य रूप से जो गिल्स होती हैं, गलफड़े जो होते हैं मछलियों में, वो मुख्य श्वसन अंग होते हैं जो जल में इनकी मदद करते हैं सांस लेने में। कीटों के अंदर जो श्वास द्वार यानी जो अपनी जो ट्रेकिया है, श्वास नली जिसे कहते हैं, इनमें भी शरीर पे छोटे छोटे छिद्र से होते हैं। उन छिद्रों में डायरेक्ट जो श्वास नलिकाएं होती है उनके द्वारा डायरेक्ट सांस लेते हैं। और लास्ट है उभयचर स्तनधारी, इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, फेफड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा एक मेंढक का भी याद रखना। देखिए मेंढक में एक ऐसा जीव है जिसका टेडपोल लार्वा गिल से भी सांस ले सकता है, और जब ये थोड़ा वेस्ट हो जाता है तो ये नमी यानी त्वचा की नमी भी सोख सकता है, यानी त्वचा भी सवारा भी श्वसन कर सकता है, और इसके अलावा फेफड़े से भी श्वसन करता है। मेंढक में तीनों चीज़ों पाई जाती है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, पहले में हमने किया है इसके अंदर तो एस, हमेशा ऐसे प्रश्न करो, हमेशा याद रखना उसको वहीं पर सुमेलित, क्योंकि अभी अपना रीट का एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा प्रश्न आया था रोगों से संबंधित। इस साइड में रोग दे रखे थे, इस साइड में बैक्टीरियाओं के शायद कुछ बैक्टीरिया या कुछ उनके नाम दे रखे थे, उनको सुमेलित करना था। हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया करें ताकि आप उन ऑप्शनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा आएगा बाद में। तो देखिए केंचुए वाले में आपका आएगा एस, और फिर 2 नंबर वाले में आएगा आर, और फिर अपना जो है वो आएगा पी, और लास्ट में अपना आएगा क्यू। तो एस आर पी क्यू, तो एस आर पी क्यू ये चौथे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। साथियों मैं मानता हूं बहुत से स्टूडेंटों का अभी भी कहना है कि सर प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए। साथियों मैं नहीं चाहता कि आप क्लास में ज़्यादा लंबी क्लास होने के कारण आपको बोरियत फील हो। आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं मानता हूं वो 2 घंटे भी क्लास होगी तो कंटिन्यू ले लेंगे, और कोशिश करूंगा आने वाले समय में थोड़ा सा समय निकाल सकूं। आप भी समझते हैं सुबह उठकर 2-3 घंटे पहले प्रश्न बनाना, फिर 1-2 घंटे वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, अपलोड करना, काफ़ी समय लग जाता है, पूरा दिन इसी में चला जाता है। अभी 2-3 दिन राजस्थान पुलिस का पेपर होने के कारण मेरी छुट्टी है, इसलिए वीडियो को अच्छे से अपलोड कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन आप भी जानते हैं मैं खुद की स्टडी करना, कोचिंगों में पढ़ाना, साथ में यूट्यूब पर संभालना और पूरे चीज़ को अकेले मैनेज करना, साथ में पूरी फैमिली को भी टाइम देना, इतना सारा करना अकेले से काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बावजूद भी कोशिश करता हूँ आप सभी का जो मोटिवेशन है, एक कमेंट्स, लाइक और जो सब्सक्राइब के थ्रू, उनके कारण ये पॉसिबल हो पा रहा है कि इस कंटिन्यू सीरीज को आगे रखने की कोशिश करूंगा। आप यूं ही अपना साथ बनाए रखें, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना। धन्यवाद। जय हिंद।